वंदे मातरम बच्चों। आज हम गुजराती में पाठ 3 पढ़ेंगे, जो एक बोध कथा है द्विदल, जो डॉक्टर I.K. विजड़ीवाड़ा इन्होंने लिखा है। इनका जन्म, ये देखिए इनका फ़ोटो यहाँ पर दिया गया है। इनका जन्म 14/7/1960 में हुआ था। अब उनके बारे में कुछ थोड़ी माहिती दी है, वो अभी पहले पढ़ते हैं हम। I.K. વિજળીવાળાનો જન્મ ભાવનગર જિલ્લાના અમરગઢમાં થયો હતો. તેઓ વ્યવસાય ડૉક્ટર છે. સાયલન્સ ફ્લીઝ, મોતીચારો, પ્રેમનો પગરવ અને ઉંદરભાઈને આંખો આવી વગેરે એમના જાણીતા પુસ્તકો છે. तो उन्होंने ये सब किताबें लिखी है कि साइलेंस प्लीज़, मोतीचारो, प्रेमनो पगरव, ઉંદરભાઈને આંખો આવી, ये सब किताबें लिखी है उन्होंने. અહીં બે બોધકથાઓ સાદી અને સરળ શૈલીમાં આપવામાં આવી છે. પ્રથમ બોધકથા શિલ્પીની આત્મનિષ્ઠા અને પ્રભુનિષ્ઠા સુંદર રીતે વ્યક્ત થઈ છે. તો બીજી બોધકથામાં એક યુવક પોતાના વ્યવસાય પ્રત્યે કેટલો ગંભીર અને સન્નિષ્ઠ છે એની चोटदार शैली में रजूआत है. तो यहाँ पर 2 बोध कथा दी गई है. तो पहली जो है वो एक मूर्तिकार की है कि वो मतलब कितने आत्मनिष्ठा से और प्रभु निष्ठा से वो अपना कार्य करता है. और दूसरी बोध कथा है, उसमें एक युवक है जो खुद के व्यवसाय के प्रति कितना गंभीर है और कितना सन्निष्ठ है, यानी कि कितने निष्ठता से वो अपना काम करता रहता है, इसके बारे में दिया गया है. तो चलो हम अभी पहली बोध कथा पढ़ते हैं, जिसका नाम है मूर्ति. एक मानस एक वखत पोताना गामમાં બની રહેલા નવા મંદિરનું निर्माण कार्य જોવા ગયો હતો. तो निर्माण कार्य यानी जो नया भगवान का कोई मंदिर बन रहा होगा, उसे सर्जन कार्य भी कह सकते हैं, या तो शिल्प स्थापत्यનું रचना कार्य. तो वह इंसान मतलब जो आदमी था, वो उसके गांव में एक मंदिर का निर्माण हो रहा था, वह देखने के लिए गया. ये कोई जानकार न हो, तो ये कोई किसी चीज़ के लिए जानकार नहीं था. वो बस एम ज જોવા માટે ગયો હતો. ત્યાં જઈને એને જોયું તો એક શિલ્પી ખૂબ જ એકાગ્રતાથી આરસ પહાણના પથ્થરમાંથી ભગવાનની મૂર્તિ ઘડી રહ્યો હતો. अब ये आरस पहाण मतलब ये एक चमकता हुआ और ऐसे लिसपता मतलब फिसलता हुआ पत्थर आता है वो, तो उसे आरस पहाड़ना पत्थर ऐसे कहा जाता है. तो एक शिल्पी था जो बहुत ही एकाग्रता से मन लगाकर उस पत्थर में से भगवान की मूर्ति को बना रहा था. पहला मानस ने एना काम में रस पड़ी गयो. पहला मानस ने यानी कि उस इंसान को उसके काम में बहुत ही रस यानी कि बहुत इंटरेस्ट आ गया. ये शिल्पी ने बाजू में बेसी गयो, तो वह उस शिल्पी के बाजू में बैठ गया वो युवक. अचानक एनु ध्यान बाजू में पड़ेली एवी ज अन्य एक मूर्ति पर पड़्યું. तभी उसका अचानक उसके बाजू में पड़ी हुई एक मूर्ति पर उसका ध्यान गया. नवाई लागी. एने शिल्पी ने पूछू, मंदिर में एक सर की आ 2 मूर्तिनो जरूर है? तो उसने कहा, उसे आश्चर्यचकित हो गया और उसने उस शिल्पी को पूछा कि मंदिर में एक जैसी 2 मूर्ति की ज़रूरत है? ना, शिल्पीए जवाब आप्यो. આવી એક જ મૂર્તિની જરૂરત છે, પરંતુ આ બીજી મૂર્તિમાં થોડુંક નુકસાન થવાથી છેલ્લી ઘડીએ પડતી મૂકવી પડી છે. तो उसने कहा कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन जब मैंने ये मूर्ति बनाई तो इसमें लास्ट में आखिरी में बनाते हुए थोड़ी सी उस मूर्ति में मतलब नुकसान हो गया, तो पड़ती मूकी, यानी उसे ऐसे ही रहने दिया है. पहला माणसे ઊભા થઈને પડતી મુકાયેલી મૂર્તિને ચારે तरफથી તપાસી જોઈ. तो उस युवक ने उस पड़ी हुई मूर्ति को चारों तरफ से देखा, चकासा. एने तो कोई जगह कहीं पर नुकसान न देखाયું. उसे फिर उस मूर्ति में कोई भी नुकसान नहीं दिखाई दिया. एने आश्चर्य साथे शिल्पी ने फरीथी पूछ्યું, आ मूर्ति में तमने मने तो कोई ज नुकसान देखातुं नहीं. उसने आश्चर्य होकर उस शिल्पी को कहा कि इस मूर्ति में तो मुझे कोई भी नुकसान नहीं दिख रहा है.
તમને આમાં કઈ જગ્યાએ નુકસાન દેખાય છે? તો આપકો यहाँ इस मूर्ति में किस जगह पर नुकसान दिख रहा है? એના નાક પાસે એક નાનો ઘસરકો થઈ ગયો. नाक પાસે यानी कि नाक के पास कुछ थोड़ा सा टूट गया. घसरको यानी कापो, कट गया कुछ थोड़ा सा. એને શિલ્પીને પૂછ્યું, તમે આ મૂર્તિની સ્થાપના કઈ જગ્યાએ કરવાના છો? तो युवक ने पूछा शिल्पी को कि आप इस मूर्ति की स्थापना कौन सी जगह पर करने वाले हो? तो देखो यहाँ पर एक शिल्पी दिख रहा है आपको बच्चों, और यहाँ पर दो मूर्तियाँ भी हैं, और ये शिल्पी है और ये वो युवक है, बराबर. और आगे देखते हैं. पहला 20 फूट ऊंचा स्तंभ ऊपर शिल्पीए जवाब आप्यो. 20 फुट यानी कि ये वाला, ये जो स्तंभ आपको दिख रहा है शायद यही है. तो इसके ये 20 फुट ऊंचा है, इसके ऊपर वह रखनी है. पहला माणसना आश्चर्यनो पार न रह्यो. उसके मतलब नवई का पार, आश्चर्य इतना आश्चर्यचकित हुआ कि उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते. एनाथी कहेवाई गयुं, भला आदमी, जो आ नानकड़ी मूर्तिनी स्थापना एटले बधे ऊंचे ज करवानी होय तो आवी खोटी मेहनत શું કામ ત્યાં વળી કોણ જોવાનું છે કે એના નાક પર નાનો ઘસરકો છે? मतलब वो कहता है कि कैसे हो आप शिल्पी, अगर आपको इतने ऊंचे स्थान पर इस मूर्ति को रखना ही है तो बिना काम की इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? खोटी मेहनत यानी बिना काम की ये मेहनत क्यों कर रहे हो? इतने ऊपर कौन देखने वाला है कि उसकी नाक पर कुछ प्रॉब्लम है या तो कुछ गलती है, ऐसे कोई देखने वाला थोड़ा ही है. शिल्पीए પોતાનું કામ અટકાવીને એ માણસ સામે જોયું. शिल्पी ने खुद का काम रोक दिया और उस युवक के तरफ देखने लगा. પછી હસીને બોલ્યો, ભાઈ બીજું કોઈ આ વાત જાણે કે નહીં એની મને ખબર નથી, પરંતુ હું અને મારો ભગવાન તો આ જાણીએ છીએ. देखिए बच्चों, कितना वो भी इंसान ईमानदार था. वो कहता है कि मेरा काम जो है वो चाहे कोई देखे या ना देखे, लेकिन मुझे खुद को तो पता है मैंने क्या गलती की है, और मेरे भगवान को भी ये पता है कि मैंने क्या गलती की है. એટલું કહી એટલી જ એકાગ્રતાથી એણે પોતાનું કામ ફરીથી શરૂ કરી દીધું. इतना कह के उसने फिर अपना काम फिर से एकाग्रता से चालू कर दिया. निशब्द बनी पेलो माणस ए शिल्पी ने जोई रह्यो. निशब्द यानी उसके मुंह से कुछ भी शब्द नहीं निकला, एकदम चुप और शांति से वह उस शिल्पी को देखने लग गया. तो इस कहानी में हमें क्या मतलब बोध कथा, हमें क्या बोध मिला, क्या सीखने को मिला? तो हमें यही कि ईमानदारी, मेहनत को मिला है. यही सीख उस शिल्पी से मिली है कि हम अगर कोई भी गलत काम करते हैं, कितना भी गलत काम कर ले, और हमें ऐसे लगता है चलो किसने देखा है मैंने गलत काम किया, लेकिन नहीं, हमारे मन ने देखा है, हमारे मन के अंदर वो चीज़ है. हमारा मन बार बार हमें कहता है कि तूने ये काम गलत किया है, और हमारा भगवान ईश्वर सब देखता है. तो बच्चों इसीलिए हमेशा अच्छा ही काम करो. अभी चलो हम दूसरी बोध कथा देखते हैं जिसका नाम है स्वमूल्यांकन, यानी खुद का मूल्यांकन करो. स्व यानी खुद का मूल्यांकन करो. પરદેશની વાત છે. ત્યાંના એક સ્ટોરમાં એક યુવક दाखल यानी वहाँ पे आया. स्टोर यानी जो हम कह सकते हैं उसे, जैसे कि कोई मॉल वगैरह कैसे होता है, कोई दुकान, तो वैसे किसी एक दुकान में एक परदेश, मतलब ये परदेश की बात है. वहाँ पे एक યુવક આવ્યા. દુકાનદાર સાથે નમ્રતાથી વાત કરીને તેને પબ્લિક ફોન વાપરવાની મંજૂરી માંગી. પબ્લિક यानी कि सार्वजनिक. कुछ शब्द ऐसे हैं वो भी आपको याद रखने हैं. पब्लिक फ़ोन यानी सार्वजनिक फ़ोन. नम्रताથી खूब ज आदरથી व्यवस्थित शांति से बात करते हुए उस पब्लिक फ़ोन यूज करने की मंजूरी ली. मतलब डायरेक्टली वह नहीं ले, मतलब उसके अंदर जो इंसानियतता है और आदर, सामने वाले के प्रति आदर जो है, उस भाव से उसने आदरता से मंजूरी ली.
क्योंकि किसी की भी चीज़ को हमें डायरेक्टली हाथ नहीं लगाना चाहिए। सामने वाले की मंजूरी हो तभी उसकी कोई भी चीज़ को हाथ लगाना चाहिए बच्चों। દુકાનદારે હા પાડી યુવકના હાથ મેલા અને ખરાબ હતા એટલે તે સ્પીકર फ़ोन पर बात करतो હતો। देखिए वो युवक कितना अच्छा कि उसका हाथ मेला यानी ख़राब और गंदा था, तो उसने क्या किया, उस फ़ोन को स्पीकर यानी हम माइक को ऊपर निकालते हैं ना, वह स्पीकर को ऊपर निकालते हुए स्पीकर फ़ोन पर मतलब जो आवाज़ बाहर फेंकता है, आपको ये चीज़ तो पता ही होगी बच्चों। अभी इसमें कुछ अंग्रेजी शब्दों का बहुत उपयोग हुआ है, वो भी याद रखो। पब्लिक फ़ोन, स्पीकर फ़ोन, स्टोर। तो उसने फिर माइक पर बात की। अन्य કોઈ ગ્રાહક એ સમયે સ્ટોરમાં હાજર ન હોવાથી દુકાનદાર એની વાત ધ્યાનથી સાંભળી રહ્યો હતો। उस समय उस दुकान में अन्य कोई यानी कि दूसरा कोई इंसान व्यक्ति कोई भी ग्राहक नहीं था, तो वह दुकानदार उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। सामा छेड़े कोई स्त्री बात करी रही थी। सामा छेड़े यानी कि उसके सामने में जो युवक ने परदेसी युवक ने फ़ोन लगाया था जिसको, तो वो उसके साथ सामने से कोई लेडीज़ बात कर रही थी। युवके કહ્યું, મેડમ તમે મને તમારે ત્યાં લોન કાપવાનું કામ આપી શકો ખરા? लोन यानी यहाँ पे लोन मीन्स ये मत समझिए बच्चों कि जो हम लोन लेते हैं बैंक से, वो मत समझिए। यहाँ पर लोन का अर्थ कुछ और है। जो घास होता है ना, घास फूस बगीचे में, बगीचे के या तो घर के आगे में जो घास उगता है, हरा हरा घास, वह तो वो उस मैडम को पूछता है कि आप आपके घर पे मुझे वो घास काटने का काम दोगे? तो સામે છેડેથી સ્ત્રીનો અવાજ આવ્યો, नहीं भाई, લોન કાપવા માટે મેં માણસ રાખી લીધો છે, तो घास काटने के लिए मैंने ऑलरेडी एक युवक को रख लिया है, तो मैं आपको काम नहीं दे सकता। युवक बोलो, मैडम અત્યારે તમારે ત્યાં રાખેલ માણસને જે પગાર આપતા હો એના કરતાં अर्धा પગારથી હું લોન कापी आपीस। तो शायद उसे बहुत ज़रूरत होगी, तो उसने कहा कि मैडम जो आपने मानस रखा है उसे जो पगार देते हो उससे मैं आधे पगार में भी आपके लिए मैं तैयार हूँ। સામે છેડેથી સ્ત્રીએ કહ્યું, ના ભાઈ, હાલ લોન કાપવાનું કામ જે માણસ કરે છે તેનાથી મને कोई જ फरियाद नहीं। यानी कि जो सामने मेरे यहाँ पर घास काटने के लिए जो युवक आ रहा है उससे मुझे कोई फरियाद यानी कोई भी शिकायत नहीं, क्योंकि वो अच्छे से काम कर रहा है। युवके કહ્યું, મેડમ લોન કાપવાનું સાથે હું ઘરની આજુબાજુનો રસ્તો પણ સાફ કરી આપીશ અને એ માટે કોઈ વધારાની રકમ વગર। यानी कि वो घास काटने के साथ साथ में आपके घर के आजू बाजू में जो भी कचरा होगा वो भी साफ़ कर दूंगा और उसका मैं अलग से कोई भी पैसा नहीं लूँगा। शायद उस युवक को ज़्यादा ही पैसे की ज़रूरत होगी। પેલી સ્ત્રીએ જવાબ આપ્યો, ના ભાઈ, આભાર, મને હમણાં બીજી કોઈ વ્યક્તિની જરૂર નથી, મેં રોકેલા માણસથી मने पूरो संतोष है। तो वो स्त्री भी कहती है कि नहीं भाई, मुझे अभी कोई दूसरा युवक नहीं चाहिए, यहाँ का दूसरा कोई मज़दूर नहीं चाहिए काम करने के लिए। जो व्यक्ति आ रहा है वही बहुत है और उससे मुझे संतोष है, यानी कि वो अच्छा काम कर रहा है। आटली बातचीत पूरी करीने खुशखुशाल चेहरे ये युवक फ़ोनનું સ્પીકર બંધ કર્યું। દુકાનદારનો ફરી એકવાર આભાર માનીને ये जवानी तैयारी करते હતો। तो वह सब बात सुन के फिर भी वो हंसते चेहरे से उसने स्पीकर बंद किया और दुकानदार का आभार मानते हुए जाने की तैयारी करने लगा। એ જ વખતે દુકાનદારે એને પાસે બોલાયો, તો उसी समय दुकानदार ने उसे बुलाया। એની બધી વાતચીત સાંભળીને એ પણ ખુશ થઈ ગયો હતો। પેલી સ્ત્રીએ કામ આપવાની ના પાડી છતાં યુવકના ચહેરા પર નિરાશાની કોઈ રેખા ન હોતી। यानी कि उस स्त्री ने ना मतलब मना किया, के चेहरे पर कोई भी दुख का भाव नहीं दिखा, कोई निराशा नहीं दिखाई दी। ये देखकर वो दुकानदार भी मतलब खुश हो गया कि चलो भाई, इतना खुशहाल तो है ये इंसान कि इसने किसी ने इसे काम नहीं दिया फिर भी ये दुखी नहीं हुआ है, क्योंकि उसका शायद स्वभाव संतोषी होगा। પેલી સ્ત્રીએ કામ આપવાની ના પાડી છતાં યુવકના ચહેરા પર નિશાની કોઈ રેખા નહોતી
કે એ જરાય ઉદાસ પણ નહોતો થયો. ટૂંકમાં એની એ ખુમારી એને સ્પર્શી ગઈ. એની एक खुमारी यानी स्वाभिमान की भावना, जो स्वाभिमान की भावना थी वह उसे स्पर्श करके गई, यानी कि उसे अच्छी लगी दुकानदार को. युवक પાસે આવ્યો એટલે દુકાનદારે કહ્યું, યુવક, પેલી સ્ત્રીને કામ આપવાની ના પાડી તો પણ તું खुश रह सक्यो, ये बात ज મને खूब स्पर्शी गई. दुकानदार कहता है कि उस स्त्री ने तुझे काम देने के लिए मना किया, फिर भी तू खुश है, तो तेरी ये बात मुझे बहुत ही गहराई तक लगी है, कि बहुत ही अच्छी लगी. એને ભલે ના પાડી પરંતુ હું તને કામ આપવા તૈયાર છું, બોલ મારે ત્યાં કામ કરીશ. तो वो दुकानदार कहता है कि भले उन्होंने तुझे ना मना कर दिया, लेकिन मैं तुझे काम देने के लिए तैयार हूँ, तो बोल तू काम करेगा. पहला युवक के हंसता हंसता ना पाड़ी, तो उस युवक ने हंसते हुए उस दुकानदार को मना कर दिया. दुकानदार ने अत्यंत नवाई लगी, यानी कि बहुत ही आश्चर्य लगा. એને કહ્યું, પણ દીકરા, હમણાં તો તું પેલી સ્ત્રીને કામ માટે રીતસરની આજીજી કરી રહ્યો હતો. આજીજી यानी बहुत ही वो करना, विनंती करना, बहुत आग्रह करना. तो काम न होતું જોઈતું તો પછી એવું શા માટે કરતો હતો? अगर तुझे काम नहीं चाहिए था तो इतनी विनंती क्यों कर रहा था उस स्त्री को? युवक हंसता हंसता बोल्યો, નહીં સર, હું જ એ મેડમને ત્યાં કામ કરું છું. આ તો મારું કામ કેવું છે એ તપાસવા માટે જ મેં એમને फ़ोन करेलो. सोचिए बच्चों कि उसने भी उस मैडम को कोशिश की कि वही उसके वहाँ काम कर रहा था, लेकिन फ़ोन पर बात करके, क्योंकि शायद उस मैडम ने उसका आवाज़ नहीं पहचाना, तो वो ये पहचान मतलब परखना चाहता था कि मैं ही वहाँ पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा काम उस मैडम को पसंद है या नहीं, ये वो जानना चाहता था. इसलिए उसने फ़ोन से बात की थी, જેથી કરીને મારા કામ અંગે મને ખ્યાલ આવે, यानी कि मैं सच में सही काम कर रहा हूँ या नहीं, ये मेरे समझ में आएगा. इसलिए उसने खुद को पहचानने की स्वमूल्यांकन, खुद का मूल्यांकन किया. तो बच्चों, कितनी अच्छी बात है, मुझे तो इतनी अच्छी लग रही है कहानी कि सच में ईमानदारी होनी चाहिए. अगर हमारे अंदर ईमानदारी हो तो हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं. દુકાનદારને એક નિર્દોષ સ્મિત આપીને એને વિદાય લીધી, यानी कि बिना कोई शिकायत किए हुए उससे मतलब स्मित, निर्दोष स्मित, कोई भी दोष ना लगाते हुए ऐसा हास्य करके फिर उसे विदाई यानी जैसे उससे जाने के लिए छूट दी. दुकानदार એને જતો જોઈ રહ્યો અને ક્યાંક સુધી એ યુવકની સ્વમૂલ્યાંકનની રીતને बिरदावतो यानी वो कदर करते रहा उसकी, फिर उसकी वखाण करते रहा. जो वो चला गया वो युवक, फिर उसका जो स्वमूल्यांकन उसने खुद ने किया, तो वह चीज़ वो दुकानदार भी कभी नहीं भूल पाया. जो इंसान आया उसको हमेशा बताता रहा. प्रेमनो पगरव माथी, यानी कि वो उनका जो किताब है लेखक का प्रेमनो पगरव, वह किताब में से ये 2 बोध कथा उन्होंने लिखी है, दी है यहाँ पर. अभी यहाँ पर शब्द समझूती देखते हैं हम. शब्दार्थ: शिल्पी यानी पत्थर, धातु वगैरह सुंदर आकार अपनार के कोतरणी करनार, जो शिल्पकार होता है. स्तंभ, थांबलो. निशब्द, शब्द विनाનું, शांत, मंजूरी, परवानगी. लॉन, લીલું ઘાસ, બાગ બગીચા કે ઘર આગળ ઉગાડવામાં આવતું ઘાસ, હરિયાળી. અજીજી, વિનંતી, બિરદાવવું, ગુણને વખાણવા કે તેની કદર કરવી. अब यहाँ पर रूढ़ी प्रयोग यानी मुहावरे दिए हैं. પડતું મૂકવું यानी छोड़ी देવું. निशब्द बनी जाऊँ, शांत थई जाऊँ. इनका अर्थ तो दिया है बच्चों, लेकिन वाक्य आपको बनाना है. विदाय लेवी, जवा माटे छूट आपी. अभी मैं यहाँ उदाहरण के तौर पे दे देती हूँ, जैसे विदाय लेवी, जवा माटे छूटा पाड़वा. तो युवके दुकानदारनी विदाय लीधी. अब नेक्स्ट यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, विकल्प वाले प्रश्न हैं, तो हम उनके आंसर देखते हैं. નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો ઉત્તર શોધીને તેનો ક્રમ અક્ષર प्रश्न सामेना चौरस दिया गया है, यहाँ पर हमें उसका
क्रम अक्षर लिखना है। 20 फूट ऊंचा स्तंभ ऊपर शाणी स्थापना करवानी हती। तो परमेश्वरनी, मूर्तिनी, चित्रनी के गणपतिनी? तो यहाँ पर आएगा मूर्तिनी। तो ख, यहाँ पर इसमें ख लिखना। दुकानदार पासे युवके क्या फोन माटे मंजूरी आपी? तो पब्लिक फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, सेल्युलर फ़ोन के ग्रामोफोन? तो पब्लिक फ़ोन। દુકાનદારને યુવકનો કયો ગુણ સ્પર્શી ગયો? સ્વચ્છતાનો, નમ્રતાનો, खुमारीनो के वफादारीनो? तो यहाँ पर बच्चों आएगा खुमारीनो। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं हम। નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર એક એક વાક્યમાં આપો। શિલ્પી શું કરી રહ્યો હતો? પહેલા પ્રશ્ન, શિલ્પી શું કરી રહ્યો હતો? તો શિલ્પી એકાગ્રતાથી आरस पहाड़मांथी भगवाननी मूर्ति घड़ी रह्यो हतो। यही आंसर लिखना बच्चों आप। वीडियो को स्किप कर करके फिर इन प्रश्नों का आंसर भी लिखना। मैं सभी प्रश्नों का आंसर आपको बता रही हूँ। अभी दूसरा है, बाजूमां पड़ेली मूर्तिने शुं नुकसान थयुं हतुं? तो बाजूमां पड़ेली मूर्तिना नाक पासे एक नानो घसरको थयो हतो। प्रश्न 3, युवके दुकानदारने शानी ना पाड़ी? दुकानदारे युवकने काम आपवानी तैयारी बतावी त्यारे युवके तेने त्या काम करवानी ना पाड़ी हती। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नीचेना प्रश्नोना उत्तर आपो। प्रश्न 1, शिल्पी शुं विचारी बीजी मूर्ति बनावी रह्यो हतो? तो प्रथम मूर्ति बनावता मूर्तिना नाक पासे सहेज घसरको पड्यो हतो। आ नुकसान साधारण हतुं, पण ए नुकसान अंगे पोतानो भगवान अने पोते जाणे छे ए विचारी शिल्पी बीजी मूर्ति बनावी रह्यो हतो। ओके, अभी प्रश्न 2, दुकानदारने केम नवाई लागी? युवके જ્યારે ફોન ઉપર સ્ત્રી પાસે માંગણી કરતો હતો ત્યારે સ્ત્રીએ પોતાની પાસે કામ કરવાવાળી વ્યક્તિ છે એમ કહી યુવકને ના પાડી હતી। સ્ત્રીએ કામ આપવાની ના પાડી છતાં યુવકના ચહેરા પર નિરાશાની એક પણ રેખા નહોતી દેખાતી કે જરાએ ઉદાસ પણ નહોતો। જ્યારે દુકાનદારને યુવકે નોકરીની ઓફર કરી ત્યારે યુવક ના પાડી દીધી। આ કારણે દુકાનદારને નવાઈ લાગી। યુવકે સ્ત્રીને ફોન શા માટે કર્યો હતો? अभी देखो ये प्रश्न है कि युवक ने स्त्री को फ़ोन किस लिए किया था? तो स्व मूल्यांकन के लिए। तो इसमें आप आंसर लिखना कि युवक जे स्त्री ने त्या काम करतो हतो तेने जो फोन करतो हतो पोते जाणवा मांगतो हतो कि पोताना कामथी ए स्त्रीने संतोष छे के नहीं। आम स्व मूल्यांकन माटे युवके स्त्रीने फोन कर्यो हतो। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। आगे भी प्रश्न दिए गए हैं। नीचेना प्रश्नों ना जवाब आपो। बच्चों सभी प्रश्नों के आंसर भी मैं बता रही हूँ, इसलिए आपको आंसर लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से सुनना, स्किप करके आप इनके आंसर लिख सकते हो। अभी प्रश्न पहला, माणसे बीजी मूर्ति जोई आश्चर्य शा माटे अनुभव्યું? तो माणसे जोयुं के शिल्पी जे मूर्ति घड़तो हतो एनी बाजुमां एना जेवी ज बीजी मूर्ति पड़ेली हती। आम एक ज मंदिर माटे भगवाननी एक सरखी बे मूर्तिओ तैयार थती जोईने माणसने आश्चर्य अनुभव्યું। हवे प्रश्न 2, शिल्पीए पहली मूर्ति पड़ती केम मूकी? शिल्पी, अभी उत्तर, शिल्पी पहली मूर्ति घड़तो हतो त्यारे छेल्ली घड़ीए मूर्तिना नाक पासे सहेज घसरको थयो हतो। आम ए मूर्तिने थोड़ुंक नुकसान थयुं हतुं। आथी भगवानने साक्षी राखनार अने कर्तव्यने ज भगवान माननार शिल्पीए ए मूर्ति पड़ती मूकी हती। प्रश्न 3, स्त्रीए फोन करनार युवकने नौकरीए राखवानी शा माटे ना पाड़ी? कारण के स्त्रीए पोताने त्यां लोन कापवा माटे एक माणसने नौकरीए राख्यो हतो। एना कामथी ए स्त्रीने पूरो संतोष हतो, तेथी फोन करनार युवकने नौकरीए राखवा ते स्त्रीए ना पाड़ी हती। अब प्रश्न 4, स्त्रीनो जवाब सांभळी युवक खुश केम थयो?
કારણ કે યુવક એક અજાણી વ્યક્તિ તરીકે નોકરીની જરૂરિયાત માટે સ્ત્રીને ફોન કર્યો હતો. સ્ત્રીએ ફોન ઉપર કહ્યું કે કામ માટે એને માણસ રોકી લીધો છે અને એના કામથી એને પૂરો સંતોષ છે. વાસ્તવમાં ફોન કરનાર યુવક પોતે એ સ્ત્રીને ત્યાં જ નોકરી કરતો હતો. તે જાણવા માંગતો હતો કે એ સ્ત્રી એના કામથી સંતોષ છે કે નહીં. તેથી સ્ત્રીનો જવાબ સાંભળી યુવક ખુશ થઈ ગયો. 5. સ્વમૂલ્યાંકન એટલે શું? તમે તમારી જાતનું મૂલ્યાંકન કર્યું છે? तो बच्चों मैंने पहले ही बताया स्वमूल्यांकन मीन्स क्या? खुद का મૂલ્યાંકન કરना. વ્યક્તિ પોતે તટસ્થ રીતે પોતાના કામની મૂલવણી કરે તેને સ્વમૂલ્યાંકન કહેવાય. હું નિયમિત રોજ નિશી ડાયરી લખું છું. તેમાં હું મારા તમામ કાર્યોનું નોંધ કરું છું. એ નોંધને આધારે હું જાતે એટલે खुद का तपास करता हूँ यानी जात पास करूँ છું. દરેક કાર્ય યોગ્યતાની દ્રષ્ટિએ ચકાસું છું. મારા કાર્યો વિશે બીજાઓના અભિપ્રાય મેળવું છું. આમ કરવાથી મને ભૂલ સુધારવાની તક મળે. तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों अभी क्या है आगे. વાર્તામાં આવતા અંગ્રેજી શબ્દોની યાદી તૈયાર કરી તેના गुजराती अर्थ लखो. बच्चों मैंने जब पढ़ा है उसी समय बोला था कि इसमें कुछ अंग्रेजी शब्द भी आए हैं. तो हमें पहला लिखना है जैसे फूट आया था. तो जो मूर्ति थी वो जो स्तंभ था वो कितने फुट का था और उसके ऊपर वो मूर्ति रखने वाले थे. तो फुट का मीन्स अर्थ होता है कि 12 इंच की लंबाई का माप. तो यहाँ पर फुट लिखना है और मतलब कैसे लिखोगे आप? यहाँ फूट, फिर उसके सामने लिखोगे 12 इंचનું લંબાઈનું માપ. 12 इंचનું लंबाईનું माप. ऐसे आप एक के नीचे एक लिखना है. फिर स्टोर यानी सामान बेचवानी दुकान. फिर तीसरा शब्द था पब्लिक यानी सार्वजनिक. स्पीकर फोन का मतलब होगा एक प्रकारનો टेलीफोन. मैडम यानी कि श्रीमती. लॉन यानी लीलू घास. सर यानी साहब. ओके. अब आगे दिया है विरुद्धार्थी शब्द. तो यहाँ उदाहरण दिया है. दाखला तरीके पोतानु तो पारकू. तो अभी आगे देखते जान तो अजान. तो जान अजान. नीरस तो सरस. ध्यान बेध्यान. संतोष असंतोष. जवाब सवाल. नुकसान फायदो. परदेश स्वदेश. हाजर गैरहाजर. ओके. अब नेक्स्ट देखते हैं हम. નીચેના કોષ્ટકમાં કેટલાક કામોની યાદી આપેલી છે. નીચે આપેલી સારણીનો ઉપયોગ કરી આ કામ ઘરના કયા સભ્યો કરે છે તેની સામે ખરાની નિશાની करो. यानी कि यहाँ पर एक कोष्टक दिया गया है. तो हम घर के काम हमारे घर में कौन कौन सभ्य करते हैं. जैसे कि घरना यहाँ काम पोते यानी खुद. माता पिता भाई बहन अन्य यानी कि काका काकी दादा दादी जो भी है घर में. तो घर में सामान लाओ. तो घर में सामान कौन लाता है बच्चों? तो माता पिता. फिर सफाई करवी. तो खुद भी आप सफाई करते हो. फिर आपकी बहन भी करती है. तो मम्मी पापा भी करते हैं. लेकिन आपका लिखना. पथारी करवी. पथारी करने का काम कौन करता है? तो आप खुद करते हो. अगर करते हो तो आप लिखना. या माता पिता करते हो तो माता पिता लिखना. या बहन करती हो तो बहन पर करना. ठीक. फिर नेक्स्ट है रसोई करवी. तो रसोई कौन करता है? तो माता ही करती है लगभग. कपड़ा धोવાનું કામ કોણ કરે છે? તો મમ્મી કરે છે ને પછી બહેન કરે છે. अन्य કામમાં તો બધા જ જોડાયેલા હોય. यानी कि घर के सभी सदस्य अन्य काम करते हैं. ओके. तो ऐसे आपको ये सब करना है. तो बच्चों यहाँ तक आपको कंप्लीट
करना है। ओके, धन्यवाद। पाठ समझ में आया होगा बच्चों आपको। बहुत अच्छी कथाएं हैं और पाठ के लेखक का नाम भी याद करना और साथ में सवाल जवाब सब अच्छे से लिखना। वंदे मातरम बच्चों।